अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान ज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ल्ड में खुशामदीद कहती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जन्नत के पत्ते की एपिसोड 31। तो आइए शुरू करते हैं। रोशनी फवारों की सूरत बार बार फूट रही थी। इसका दिल चाहा कि वह भागते हुए सरहद पे चली जाए, मगर वह तीसरा वादा पाँव की जंजीर बन गया। वो हर दफ़ा इसे छोड़कर चली जाती थी। पहली दफ़ा वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर जहान के वो अल्फाज इसे वापस भेज रहे थे। हया कुछ भी हो जाए, कुछ भी। वो फिर एकदम ज़ोर से धमाका हुआ। पत्थर को पकड़े गठरी की सूरत बैठी हया के आंसू रुक गए। इसने साकत निगाहों से सरहद की जानिब से आते धुएं को देखा। रोशनी, चीखों पुकार, सायरन, बारूद की बदबू और फिर धुएं के बादल हर तरफ छाते गए। सरहद छुप गई और धुंधली दीवार एक दफ़ा फिर इन दोनों के दरमियान छा गई। क्या हुआ था, क्या फटा था, इसे मालूम नहीं था। वो मुर्दा कदमों से खड़ी हुई, एक हाथ से पर्स और टूटा जूता लटक रहा था और दूसरा हाथ पहलू में खाली गिरा था। खाली हाथ, खाली दामन। इसे दो वादे तोड़कर तीसरा निभाना था। इसे वापस जाना था। बादल गर्जदार आवाज से एकदम बरसने लगे। मोटी मोटी बूंदें टिप टिप गिरने लगी। तुर्की की पहली बारिश में भी वो नंगे पांव टूटे जूते के साथ चल रही थी। आखिरी बारिश में भी वो नंगे पांव थी। मम्मी जवाहर तक गई हैं, मैं इनका बेटा बोल रहा हूँ, जहान। वह नंगे पांव खुरदरी जमीन पर चल रही थी। कांटे चुभकर तलवों को जख्मी कर रहे थे। वो सामने देख रही थी, मगर शायद कुछ भी नहीं देख रही थी। जूते को क्या हुआ? इतनी सर्दी में नंगे पांव बैठी हो? लाओ, दिखाओ जूता। तड़ तड़ गिरते कतरे इसे भिगो रहे थे। बादलों ने सारा बोझ उतारकर जमीन और जमीन वालों को बोझल कर दिया था। मैं बकवास करके गया था ना कि मेरी कोई नहीं सुनता इस घर में। 2 दिन ना आऊं तो सारा निज़ाम उलट जाता है। इसके पाँव से खून निकल रहा था, जिस्म में जान नहीं रही थी। लगता था अभी लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी, और गिरी तो उठ ना सकेगी। इंसान वही चीज़ मांगता है जिसकी इससे कमी लगती है। सो मैं हमेशा ज़िंदगी मांगता हूँ। इसके हाथ में इसका सिर्फ एक जूता था, दूसरा वहीं जैतून के दरख्त के पास रह गया था। जब आधी रात के बाद हकीकत अपना निकाब उतार फेंकती है तो हर सिंड्रेला को अपना जूता इसी मुकाम पे छोड़कर वापस जाना होता है। इसे भी जाना था। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ़ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से राब्ता करो। वो बारिश के कतरे थे या आंसू जो इसके चेहरे को भिगो चुके थे। दफातन इसका पैर रपटा, वो औंधे मुंह जमीन पे गिरी। हथेलियां छिल गई, चेहरे पे मट्टी लग गई। बरसती बारिश, स्याह रात, बाज़ दफ़ा किस्मत हरा दिया करती है। हया डीजे की दर्द हो गई है। वो उठना चाहती थी, उठ ना सकी। वहीं झुकी बैठी सिसकियों के साथ रोए। कीचड़, बारिश, आंसू, सब कुछ गुडमुड हो रहा था। फरकान मामू की फैमिली से डर लगता है, क्योंकि वह सुरख मिर्च का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा करती है। बमुश्किल हथेली के बल जोर लगाकर वो उठ पाई। पाँव लहूलुहान हो चुके थे। वो लड़खड़ाते हुए मूसलाधार बारिश में फिर से चलने लगी। मैंने कहा था ना कि ज़िंदगी में अगर कोई आपको जन्नत के पत्ते ला दे तो इसे थाम लीजिएगा, वो आपको रस्वा नहीं होने देंगे। गिरते पड़ते वो कार के करीब आई। दरवाज़ा खोला और फिर इसका सहारा लेकर खुद को संभालना चाहा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगजीन सामने करते हैं तो इसे उल्टा नहीं पकड़ते। स्टीयरिंग थामे इसने शीशे के पार देखा। हर सू धुंध थी जो इनकी जिंदगियों से छटती ही नहीं थी। अगर जादूगर अपने ट्रिक के फौरन बाद ही राज बता दे तो क्या फ़ायदा। हर शय स्लो मोशन में हो रही थी। सारी आवाज़ें बंद थी, बस हरकत दिखाई दे रही थी। इसने खुद को मरियम खानम के दरवाजे पे देखा। बारिश इसी तरह बरस रही थी, मगर इसकी स्माइल बंद हो चुकी थी। अच्छा, तुमने पाशा के बे के ऊपर काफ़ी उलट दी। गुड, वेरी गुड। मरियम खानम इसे सहारा देकर बिस्तर पे लटा रही थी। इसके गर्द सारी दुनिया गोल गोल घूम रही थी। अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते। हया होटल ग्रैंड की मिसाल याद रखो। वो बिस्तर पे लेटी थी, आंखों से बेआवाज आंसू बह रहे थे। पाइंती की तरफ बैठी मरियम खानम इसके पैरों पे दवा लगा रही थी। इससे दर्द नहीं हो रहा था, सारी खसियात ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगा, जो करना है अकेले करो, खुद करो, क्योंकि तुम कर सकती हो। वो अपना ट्रॉली बैग सीटती रेलवे स्टेशन पे चल रही थी। दोनों पैर पट्टियों में बंधे हुए थे। कदम उठाती कहीं और थी, पड़ता कहीं और था। लगता है सब मुझसे तंग आ गए हैं, जो बार बार जाने का पूछते हैं। दिल करता है मासन की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। ट्रेन की तेज़ रफ्तार से दौड़ी थी। वो खिड़की की तरफ बैठी भीगी सुर्ख आंखों से बाहर भागते मनाजर देख रही थी। जैतून के दरख्त पीछे रह गए थे, शीशे धुंधला गए थे, या इनकी आंखों में धुंध थी। अब तो सारे फ़र्क ख़त्म हो गए थे। मेरा नाम जहान सिकंदर है, मेजर जहान सिकंदर अहमद।
सबांजी का सब्जाजार भी इसी कहर में डूबा हुआ था। हर सू धुंध थी, कोई आवाज़, कोई शोर नहीं। इसने खुद को फैकल्टी हाउस का दरवाज़ा बजाते देखा था। शश, चीखना नहीं वरना आवाज़ बाहर जाएगी और ये सारी फैमिली भागते हुए आ जाएगी। अंदर से निकलती फरबी माई लड़की इसकी तरफ देखकर परेशानी से इसकी जानब बढ़ी थी। वो क्या कह रही थी हया सुन नहीं रही थी, बस इसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती सुनाई दी। मेरा सामान पैक करवा दें अंजम बाजी। अच्छा, तुम्हें नहीं पता था मैं कपाडोकिया में हूँ? हाले इसके बैग की जिप बंद करते हुए कुछ कह रही थी। अंजम बाजी इसको जूते रख रही थी। वो बस साकत सी सोफे पे बैठी सर झुकाए बेआवाज़ रो रही थी। थोड़ी सी काटन ला दो फार्मेसी से, कान में डालनी है। अपनी ट्रॉली बैग को हैंडल से घसीटती वो तर्क हवा लानी एयरपोर्ट के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। बेजान कदम, बेसोच निगाहें। पता है हया, तुम कब अच्छी लगती हो? जब तुम खामोश रहती हो। वो सनाशा सा लड़का तेज़ी से इसकी तरफ आया था। वो इसको पहचानती थी मगर समझ नहीं पा रही थी। वो बोल रहा था कुछ। अब्दुर्रहमान भाई ने क्या कहा था आपसे मिल लूँ, कहीं आपको कुछ मदद की ज़रूरत ना हो। आप बहारे गुल को लेकर चली गई, मैं बहुत परेशान था। ये मम्मी ने भिजवाए हैं आपके लिए। वो कोई पैकेट इसकी तरफ बढ़ा रहा था। मेरी लुगत में 2 बजे का मतलब होता है 1:55। ऑफिसर इसको लैपटॉप हैंड कैरी में उठाने का कह रहा था। इसने खाली खाली निगाहों से इसे देखते लैपटॉप बैग उठा लिया। अब किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे कुछ भी हो जाए, मर जाऊं, गिरफ्तार हो जाऊं, जो भी हो, तुम वापस गाड़ी तक जाओगी बस। जहाज़ की खिड़की से नीचे बहुत दूर बॉस्फोरस का समंदर नज़र आ रहा था। नीली चादर, सफ़ेद जाग और इन सब पे छाई धुंध। फिर भी इसने आंसू नहीं पूछे। वो तुर्की से हमेशा रोते हुए जाती थी। इसे इस दफ़ा भी रोते हुए जाना था, मगर कौन जाने कि इस दफ़ा का गम सबसे बड़ा था। वो आंखों पे बाजू रखे लेटी थी। दफातन दरवाजे पे दस्तक हुए। इसने आंखों से बाजू हटाया, इसी तरह लेटी रही। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर कदम चलते। आने वाले ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे हटाए। इसे बंद आंखों से भी रोशनी की छन कर खुद पे पड़ती महसूस हुई थी। हया, उठ जाओ बेटा, तबीयत कैसी है? इसने सबीन फुफ्फो की आवाज़ सुनी। फिर साइड की पाइती के पास दबाव महसूस हुआ, जैसे वो इधर बैठ गई थी। बुखार उतरा तुम्हारा? उन्होंने झुक कर इसके माथे को छुआ। हया ने बाजू आंखों से हटाया और खाली खाली निगाहों से इनको देखा। शानों पे दुपट्टा लिए, बाल कैचर में बांधे, वो वैसी ही थी, पुरसुकून, साबर, ठंडी। मैं ठीक हूँ, वो कहने के बल जरा सी उठी। नकाहत पुसमर्दगी, जैसे जिस्म में जान नहीं रही थी। और ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? नताशा कह रही थी कि नई बैंडेज ला रही है। ये बैंडेज तो बिल्कुल ख़राब हो गई है। उन्होंने ओले से इनके पैर के अंगूठे को छू कर कहा, जिस पे लगी पट्टी अब पुरानी और खस्ता हो चुकी थी। हया तकिए के सहारे बैठी उन्हें देखती रही। जहान तुम्हारे साथ था? उन्होंने नरमी से पूछा। जब से वो आई थी इतनी बीमार हो गई थी कि फुफ्फो से बाकायदा बात अब हो पा रही थी। इसने गर्दन असबात में हिलाई, गले में आंसुओं का फंदा पड़ने लगा था। फिर? और इस फिर के आगे सारे ख्वाब ख़त्म हो जाते थे। इसकी आंखें डबडबा गई। मैं नहीं जानती फुफ्फो, हम साथ थे, वो कहने लगी तो आवाज़ बहुत बोझल थी। इस रात आसमान पे बादल थे और चांद नहीं था, तारे भी नहीं थे। वो आगे जा रहा था। मैंने इसे रोकना चाहा, मना भी किया, मगर इसने मेरी नहीं मानी। वो चला गया और फिर वो रुकी और पलक झपकी तो आंसू रुखसार पर लुढ़कने लगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मगर वो वापस नहीं आया। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी, बोझल सी खामोशी रही। फिर फुफ्फो के चेहरे पे वही सुकून, वही ठहराव था। क्या इसे इसी वक्त वापस आना था? नहीं, इसने कहा था कि आने वाले मंगल को वो आ जाएगा। तो अभी मंगल आने में कुछ दिन है ना, वो आ जाएगा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? हया ने नफ़ी में सर हिलाया। वो नहीं आएगा, वो मुश्किल में है। मैं जानती हूँ वो ठीक भी है या नहीं, मगर वो मुश्किल में है। शायद ज़ख्मी हो, शायद गिरफ्तार हो गया हो, या शायद इससे आगे फिक्रा टूट गया, दिल भी टूट गया। अगर इसने कहा था कि वो आएगा तो वो ज़रूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है। उन्होंने जैसा दिलासा देते हुए इसके हाथ की पुश्त को थपका। वो भीगी निगाहों से इनका पुरसुकून चेहरा देखती रही। मैं समझी थी कि आप में और मुझ में बहुत फ़र्क है फुफ्फो। आप सब्र से इंतज़ार करने वाली औरत हैं, मगर मैं चीज़ें अपने हाथ में लेकर जहान के साथ चलने वाली औरत हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि तकलीफ़ हम दोनों के हिस्से में बराबर आएगी।
आप जाहिर नहीं करती और मैं छुपा नहीं सकती, बस यही फ़र्क है। बेयकीन ना हो बेटा, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, अच्छा ही होगा। उन्होंने नरमी से इसका हाथ दबाते हुआ कहा। वो सर भी ना हिला सकी। अजीब बेयकीनी सी बेयकीनी थी। दरवाज़ा ज़रा सी दस्तक के साथ खुला। फूफो और हया ने एक साथ ही समझ देखा। नताशा दरवाजे में खड़ी थी। हया बदवक्त फीका सा मुस्कुराई और आंसू हथेली की पूंछ से साफ किए। हया क्या तुम उठ गई हो? मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लाई थी, वो ख़राब हो चुका है, इसे उतार देते हैं। नताशा रसान से अंग्रेजी में कहती हुई अंदर आई और छोटा सा बॉक्स बेड पे हया के पैरों के पास रखा। फूफो इसको जगह देने के लिए उठ गई तो वो वहीं फूफो की जगह पे बैठ गई। हुआ क्या था हया पैर पे? वो अब हया की एड़ी से बैंडेज उतारते हुए बोली थी। लहजा ना ज्यादा मुतफक्कर था ना सर्द। पता नहीं वो इसे अच्छी लगती थी या बुरी। वैसे तो बेज़र सी थी, अलबत्ता इसका लिबास अल्लाह अल्लाह। इस सारी परेशानी में भी हया के जहन में आया था कि ये इस तरह स्लीवलेस टॉप और कैपरी में घर में घूमती होगी और रहेल और अब्बा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हुआ था हया पैर पे? नताशा ने दवा लगाते हुए दोबारा पूछा तो वो चौंकी। कांच, पत्थर, ज़मीन पे बहुत कुछ गिरा था और मैं उन्हीं पे ऊपर चल रही थी। बहुत बदएहतियाती है वैसे ये। ओके, मैं इसे बैंडेज कर रही हूँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ज़्यादा गहरे नहीं हैं। वो अब मसरूफ़ अंदाज में कहती पट्टी बांध रही थी। दफ़अतन आसमानों पे अजान की आवाज़ गूंजने लगी। फूफो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। इसने उन्हें नहीं रोका। इसके पास रोकने के लिए कोई जवाब ना था। लाउंज से बातों का शोर कमरे तक सुनाई दे रहा था। सना और सहरा अपनी अम्मी के साथ आई हुई थी और हस्बे मामूल इनकी आमद पे इरम और सोनिया भी चली आई थी। वो अभी तक कमरे में ही थी, इनसे नहीं मिली थी। अम्मा दरवाजे पे 2 दफ़ा आकर बाहर आने का कह चुकी थी। अब तो बुखार भी उतर गया है, बाहर आ जाओ। वो कब से आई हुई हैं, अच्छा नहीं लगता। और फिर भी वो बिना कुछ कहे बैठी रही। दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से मिलने को। फिर काफ़ी देर बाद उठी और अपना बैग खोला ताकि कोई जोड़ा निकाले। अभी पहना लिबास मलंजा सा हो रहा था। ग्रे शलवार कमीज और साथ पता नहीं किस जोड़े का गुलाबी दुपट्टा पहने बहुत बिखरे बिखरे हुलिये में वो बीमार सी लग रही थी। बैग खोलकर ढक्कन उठाया तो सामने कपड़ों पे गिफ्ट पैक में मलफूफ एक पैकेट रखा था। इसने वो पैकेट उठाया। कुछ मदम मदम सा याद था कि सफ़ीर ने जाते हुए ये इसके हवाले किया था। शायद हलीमा आंटी ने दिया था। इसने रैपर फाड़ा। अंदर बहुत खूबसूरत सफ़ेद अनसिली सिल्क का कपड़ा था। साथ में एक छोटा सा कार्ड भी लगा था। इसने कार्ड उठाया। हया के लिए बहुत दुआओं के साथ, तुम हमेशा पूछना चाहती थी कि तुम्हारे साथ फ़्लाइट में उस्मान ने सामने बैठी तुर्क औरत से क्या कहा था ताकि वो तुमसे फ्रैंक ना हो सके। तो मैं तुम्हें बताए देती हूँ। उन्होंने कहा था कि हमने एक ऐसी डिश का ऑर्डर दिया है जिसमें इंडियन स्टाइल की तली हुई प्याज भी शामिल है। और बात यह है कि हया तक औरतों को तली हुई प्याज से सख्त एलर्जी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो सिर्फ इसलिए ऐसा करना चाह रहे थे कि कहीं अजनबी से बेतकल्फ़ी से तुम्हें नुकसान ना हो। हम अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। फ़कत हलीमा और उस्मान। इसके चेहरे पे अफसरदा सी मुस्कुराहट उमड़ आई। कुछ बातें अधूरी भी रह जाएं तब भी इनकी तशक्की नहीं होती। जैसे डीजे को गुड मॉर्निंग डीजे कहने वाला लड़का इसे नहीं मिला था। वो कौन था वो कभी नहीं जान पाएगी। और कौन जाने कि इसको खुद भी पता था या नहीं कि डीजे इस दुनिया से चली गई है। कौन जाने। इसने बैग से कपड़े इधर उधर किया, आगे पीछे हर जगह देखा, फिर दूसरा बैग खोला। इनका विंडो चाइम कहीं नहीं था। पता नहीं वो इसे कहाँ भूल आई थी। दिल इतना ख़राब हुआ इस बात से कि वो लिबास बदले बगैर बाल कैचर में बांधे बाहर आ गई। मतलब हद हो गई। एकदम से हमें इतनी सुना दी रज़ा भाई ने, हमारा क्या कसूर। और वो फ़ायज़ा वगैरह, इनको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। सना लाउंज में बैठी ज़ोरों शोर खफकी से कह रही थी। हया को आते देखकर बात रोक कर जल्दी से उठी। हया आपा किधर हैं आप? सब के बाहर बैठे आपका इंतज़ार कर रहे थे। क्या आप बीमार हैं? वो बड़े तपाक से इनके गले लगी। हया ज़बरदस्ती मुस्कुराई। सोनिया भी अच्छे से मिली। बाकी सहरश और इरम तो अपने अपने मोड में थी, मगर इसे कहाँ परवाह थी। नताशा अपने मसरूफ़ अंदाज में बेनियाज सी सोफ़े पे बैठी मैगज़ीन की वरक पलट रही थी।
तो फिर क्या तुमने फ़ायज़ा से शिकायत की? वो सब बैठ गईं तो सोनिया भाभी ने सना को तफक्कर से देखते हुए सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। हाँ, आज जाकर फ़ोन करूँगी, हद है। फिर हया को देखकर सना वजाहत करने लगी। फ़ायज़ा बाजी ने पता है क्या कहा? हया ने इसी अंदाज में दोहराया। इसे कोई दिलचस्पी ना थी। फ़ायज़ा अरसल की बहन थी और अरसल वो था जिसके वलीमे की रात आया अब्बा ने इसकी बेइज्जती की थी। फ़ायज़ा बाजी ने अरसल भाई के वलीमे की तस्वीरें फेसबुक पे लगा दी। चलो, अपनी लगाती थी खैर थी, मगर हमारी टेबल की भी 3 तस्वीरें एल्बम में लगा दी और प्राइवेसी पब्लिक रख दी। रज़ा भाई ने देखा तो फिर हमें सुनाने लगे। अब फ़ायज़ा बाजी से पूछो कहाँ के एथनीस हैं, ये किसी और की तस्वीरें लगा दो। वो बस खामोशी से सना को देखे गई। इसका जहन कैलेस के सरहद से आगे नहीं बढ़ा था। आपकी तस्वीर भी थी, आपकी तस्वीर भी थी, सना ने याद करके बताया। इस पर वो ज़रा सा चौंकी। मगर आपकी तो खैर है, आपने तो लपेट कर दुपट्टा लिया हुआ था ना, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है। मगर मेरी तो अच्छी खासी क्लास ले ली भाई ने। वो सख्त रंजीदा हो रही थी। गालिबन इनके घर आते हुए रज़ा से इसका टाकरा हुआ था। हाँ, हया का दुपट्टा ना हुआ, सलेमानी चुगा हो गया। इरम जरा सा हंसी। हया ने निगाह फेर कर इसे देखा। वो हाथ में पकड़ी शीशे की प्लेट पे रखी स्ट्रॉबेरी को कांटे में फंसा रही थी। फिर कांटा मुंह में ले जाते हुए इसने हया को देखा। हया की निगाहों में कुछ ऐसा था, इरम बेख्तियार दूसरी तरफ देखने लगी। एक तो पता नहीं हमारे भाइयों को दोस्तों का इतना खौफ क्यों होता है। ऐसे हम सारे ज़माने में बगैर दुपट्टे के घूमते रहें तब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर भाई की यूनिवर्सिटी के सामने से कार में भी गुजरो तो बस हाथ अंदर करो, सर पे दुपट्टा लो, मेरा कोई दोस्त गुजर रहा हो तो देखना मत। उफ। सना रज़ा की नकल उतारते हुए बोली तो सहरश हंस दी। इरम फ़कत मुस्कुराई। फिर इसने हया को देखा। वो अभी तक खामोश मगर गहरी नज़रों से इरम को देख रही थी। इरम ज़रा जुज़बुज़ होकर दोबारा सना को देखने लगी। जहाँ नहीं आया तुम्हारे साथ हया? सहरश ने बात का रुख फेरा तो हया ने निगाहें इसकी तरफ फेरी। फिर हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। इसका लहजा सपाट था। अच्छा, तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारे साथ आएगा। मासूम सा सवाल था मगर इसे बहुत ज़ोर से चुभा। सोनिया ने बेचैनी से पहलू बधा। इसे यकीनन सहरश का लहजा अच्छा नहीं लगा था। कहा था मगर ऐसा नहीं हो सका। मैंने फ़कत यही कहा था। कोई सफाई नहीं, कोई दलील नहीं, कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं। अब तो किसी बात का दिल नहीं चाहता था। अच्छा। सहरश ने ज़रा से शाने उचकाते हुए आगे होकर एक और स्ट्रॉबेरी उठाई। हया ने सुर्ख फलों से भरे प्याले को देखा। सुर्ख रसीला फल, सुर्ख जूते, बेसन के किनारे पे लगा खून का कतरा। इसका दिल बाहर आया था। वह एकदम उठी और तेजी से कमरे की तरफ गई। सब ने चौंक कर इसे देखा था। नताशा इस तरह बेनियाजी इस मैगजीन के सफ़े पलट रही थी। हया बाजी, आपका फ़ोन है। वह अपने कमरे में लैपटॉप खोले आयशे को मेल लिख रही थी जब नूर बानो ने दरवाजे से झांक कर सदा लगाई। वो अच्छा कहकर स्टैंड का बटन दबाकर उठी और बाहर आ गई। जिंदगी में नाउम्मीदी इतनी बढ़ गई थी कि फ़ोन की घंटी पे भी चौंकना छोड़ दिया था। मेजर अहमद से कभी भी लैंडलाइन पे कॉल नहीं किया करता था, सो इसे दिलचस्पी ना थी कि किसका फ़ोन है। हेलो। इसने क्रैडल के पास रखा उल्टा रिसीवर उठाकर कान से लगाया। बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने और समझने का। मुझे खुशी है कि आपने अक्लमंदी का सबूत दिया। वलीद की मुस्कुराती आवाज़ ऐसे लगता था कि सारे एहसासात मर गए हैं, मगर एक अबाल सा अंदर से उठा था। हाँ, अभी कुछ दिल में जिंदा था। फिर जो भी कहना है साफ करो। वो दबे लहजे में गुराई। मेरे खिलाफ वो केस वापस लेकर तुमने साबित कर दिया आप एक अक्लमंद खतून है। लम्हे भर को इसने के साब मफलूज से हो गए। केस वापस? इसने तो नहीं, फिर किसने? मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई केस वापस नहीं लिया। मैं जानता हूँ कि आपके दबाव पे ही ये हुआ है। मैं जानता हूँ कि आपने ये क्यों किया है। ये कॉल आपका शुक्रिया अदा करने के लिए थी और पूछने के लिए भी कि हम कब मिल रहे हैं। वो जैसे बहुत मसरूर और मुतमईन था। इसके अंदर ज्वार बाटा पकने लगा। बमुश्किल इसने जब्त किया। मैं फ़ोन रख रही हूँ। कल दोपहर 1 बजे मैं जना सुपर वाले पिज़्ज़ा हट पे आपका इंतज़ार करूँगा। ज़रूर आइएगा, मुझे कुछ अहम बातें करनी हैं, क्योंकि अभी वो आर्किटेक्ट वाला मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं आ जाऊंगी? वो और होती हैं कमज़ोर लड़कियां जो तुम जैसों से डरती हैं। माय फुट। इतना गुस्सा आया था कि दिल चाहा ये फ़ोन दीवार पे दे मारे।
आपको आना होगा। याद रखें वो वीडियो मेरे पास है। अगर आप नहीं आई तो मैं आपके घर आकर वो वीडियो आपके यहाँ टीवी पे चलाकर दिखाऊंगा और ये मेरा वादा है। इसके लहजे की सफाकी हया का दिल लरज कर रह गया, मगर जब बोली तो आवाज़ मजबूत थी। तो फिर तुम कर गुजरो जो तुमने करना है। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुमसे यूँ मिलने चली आऊँगी। जहन्नम में जाओ तुम। इसने फ़ोन ज़ोर से क्रेडल पे पटका, फिर तेज़ी से मुड़कर अब्बा के कमरे की तरफ गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े टाई की नाट सही कर रहे थे, ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार। अब्बा, क्या आपने वलीद के खिलाफ केस वापस ले लिया? वो परेशानी से कहती बिना इजाज़त अंदर आई थी। सलमान साहब ने चौंक कर इसे देखा और फिर वापस शीशे के सामने होकर टाई की नाट ठीक करने लगे थे। हाँ, वापस ले लिया। मगर क्यों? वो सदमे से बोली। पहली बात यह कि वह बहुत ही कमज़ोर केस था। दूसरी बात यह कि हमारे पास कोई ख़ास गवाह नहीं है। और तीसरी बात, इसकी गाड़ी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। फुरकान भाई को चोट गिरने से आई है, इसलिए इसका केस का कोई फ़ायदा नहीं था। वह परफ्यूम उठाकर खुद पे स्प्रे कर रहे थे। मगर अब्बा, आप जानते हैं इसने मुझे टक्कर मारने की कोशिश की थी। हया, मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ूंगा। आर्किटेक्ट के साथ मिलकर इसने जो बेईमानी की है, इस पर मैं इसे आड़े हाथों लूँगा। थोड़ा इंतज़ार तो करो। लेकिन अब्बा की बात के बरक्स इनका लहजा गैर संजीदा था। वो मज़ीद सुने बगैर भागती हुई बाहर आई। चंद लम्हों बाद वो ताया फरकान के घर थी। ताया, अब्बा और साइमा ताई ड्राइंग रूम में अकेले नाश्ता कर रहे थे। लड़के काम पर थे। सोनिया और इरम भी साथ नहीं थी। ताया, अब्बा, वो परेशानी से इनके पास आई। आओ हया, तबीयत कैसी है? वो हमवार लहजे में बोले, साथ ही कुर्सी की तरफ इशारा किया। पहले जैसी मोहब्बतें ना सही, मगर पिछले कुछ अरसा वाली रुखाई भी नहीं थी। दरमियाना सा अंदाज। ताया, अब्बा, आप लोगों ने वलीद के खिलाफ केस क्यों वापस ले लिया? वो बेचैनी से वहीं खड़े खड़े बोली। साइमा ताई इसके लहजे पे बेख्तियार पलटकर इसे देखने लगी। मैंने नहीं लिया, तुम्हारे अब्बा ने लिया है, और वो इतने गलत भी नहीं है। कैसे? केस कमज़ोर है, वक्त और पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा। मगर इस तरह तो वो और शेर हो जाएगा। वो समझेगा कि हम सब ठीक हैं। चोट मुझे लगी थी। जब मैं समझौता करने पर तैयार हूँ तो फिर? ताया, अब्बा भी शायद वलीद के खिलाफ किसी सख्त कार्रवाई के हक़ में नहीं थे। कारोबारी सियासतें, उफ, और आर्किटेक्ट वाला केस। देखो, हम इसको खुलम खुला तो डील तो नहीं कर सकते। कंपनी की साख को नुकसान पहुंच सकता है, मगर तुम्हारे अब्बा इससे ज़रूर निपटेंगे। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। वो जानती थी कि इससे अब कोई नहीं निपटेगा। वो सिर्फ इसको आर्किटेक्ट वाले केस कार्ड दे रहे थे ताकि इसको सीधा करके रख सके। शतरंज, बसात, सियासत आप नहीं समझेंगे। इसने ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाया। है जहान नहीं आया? साइमा ताई ने इनकी गुफ्तगू को एहतदाम पजीर होते देखा तो रह न सकी। अल्लाह अल्लाह, फिर वही सवाल। इसके साफ डीले पड़ गए। वो नहीं आ सका ताई अम्मी। आवाज़ भी धीमी पड़ गई। तो कब आएगा? तुम्हारे अब्बा और अम्मा तो चाह रहे थे कि तुम्हारा निकाह भी रोहेल के वलीमे के साथ अनाउंस करें, मगर ताई ने हंकारा भरकर बात अधूरी छोड़ दी। वो नामुकम्मल मानी ओखज़ किए बगैर पलट आई। ताया, अब्बा इस वक्त अखबार की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। हर कोई पूछता था कि वो नहीं आया। कोई ये क्यों नहीं पूछता कि वो क्यों नहीं आया। सब अपने मफाद की बात पूछते थे। जहान की तो किसी को फिक्र ना थी। इसकी मेल पर आयशे का जवाब आ गया था। इसने कहा था कि वो शाम में ऑनलाइन होगी, तब वो दोनों बात करेंगे। वो आयशे से क्या बात करना चाहती थी वो नहीं जानती थी। बस वो अपना दुख और इज़्तिराब किसी से बांटना चाहती थी। किसी सिपाही की बीवी होकर दिनों, हफ्तों, महीनों इसका सब्र से इंतज़ार करना कितना तकलीफ देह होता है, वो अब जान पाई थी। कैसी हो? स्क्रीन पर आयशे का शफाफ खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा था। वो स्क्रीन के सामने रिवॉल्विंग चेयर पे बैठी थी और बात करते हुए शीशे की नन्ही प्याली से तुर्क चाय के घूंट भर रही थी। मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ, वो उदासी से बोली थी। मलंजे लिबास बंदे बालों में हया बहुत कमज़ोर और अफसरदा दिखाई दे रही थी। क्या हमारा अनातोलिया अच्छा नहीं लगा? आयशा ने हैरत अंगेज मुस्कुराहट के साथ प्याली साइड पे की। कपादोकिया वस्ती अनातोलिया में वाक़या था। नहीं, बहुत अच्छा लगा। वो फीका सा मुस्कुराई। बहारे बता रही थी तुम लोग अनकरा भी गए थे क्या? इसके जाने के बाद तुमने अनकरा देखा या वापस आ गई? मैं अकेले से चली गई थी। इसके लबों से फिसला। चाय की प्याली उठाती आयशा गुल चौंकी थी। अच्छा, किस दिन गई थी तुम कैलेस? अतवार को गई थी। मंगल की दोपहर वापस आ गई। अब छुपाने का क्या फ़ायदा था? आयशा चंद लम्हों के लिए सोचती रही थी। प्याली इसके हाथ में थी, लेकिन वो इसे लबों तक ले जाना भूल गई थी। क्या बॉर्डर वहाँ से करीब पड़ता है?
हाँ, बहुत करीब। इसकी निगाहों के सामने फिर वही रात घूम गई, वो खौफनाक बरसती बारिश वाली रात। तो क्या बॉर्डर की सारी खबरें कैलिस में लोगों को मिल जाया करती हैं? किस किस्म की खबरें आयशे? इसने चंबे से स्क्रीन को देखा। मतलब जो लोग इन लीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इनकी गिरफ्तारी की खबरें। क्या मंगल की सुबह तुमने ऐसी खबर सुनी थी? वो बहुत सोच सोच कर बोल रही थी और लम्हे भर के लिए हया को लगा इसका सांस रुक गया है। वो अपनी बहन के जासूस सारी बातें इसको बताती होगी। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास था बहारे? क्या तुम लोग कैलिस जाओगे? अब्दुर्रहमान कैलिस का नाम ले रहा था। हया आयशे ने इसको पुकारा। वो चौंकी, कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाई तो जहन में अजीब सा ख्याल उभरा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आयशे पुलिस को क्यों बताएगी? मगर फिर वो बॉर्डर पे गिरफ्तारी के बारे में सुनने में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती है? हाँ, पीर और मंगल की दरमियानी रात वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था आयशे, मगर सिक्योरिटी एहलकार इसके इंतज़ार में थे। वो गिरफ्तार हुआ या मारा गया, ये मैं नहीं जानती, मगर मैं इतना जानती हूँ कि वो इसके इंतज़ार में थे, क्योंकि तुमने इनको बता दिया था, है ना? पता नहीं कैसे ये सब इसके मुंह से निकला था। लाशौरी जुड़ती कड़ियाँ मिलकर एक ऐसी जंजीर बना गई थी जिसने इसके गले में फंदा डाल दिया था। आयशा लम्हे भर को खामोश होगी। हया को लगा वो इनकार कर दी, मगर वो झूठ नहीं बोल सकती थी। हाँ, मैंने इनको कॉल की थी। मेरा फ़र्ज़ था, अगर मुझे मालूम हो कि एक कौमी मुजरम कानून तोड़ने जा रहा है तो मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना चाहिए। वो बेयकीनी से आयशा गुल को देख रही थी। वो कितने आराम से ये सब कुछ कह रही थी। क्या इसे नहीं मालूम था कि वो क्या कह रही थी? मरहबा हया। बहारे कहीं पीछे से आई और बहन के कंधे पे झूल कर चहक कर स्क्रीन को देखा। हया ने जवाब नहीं दिया। वो अभी तक आयशे को देख रही थी। अब्दुर्रहमान मुजरम नहीं था आयशे, वो मुजरम नहीं था। चाय का घूंट भरते फिरते आयशे गुल ठहरी। इसकी आंखों में चंबा हुआ। अब्दुर्रहमान का क्या जिक्र? तुम? हया ने लब खोले मगर रुक गई। इसके अंदर उबलता गुस्सा, बेयकीनी सब कुछ रुक गया। कहीं कुछ गलत था। तुमने आयशे, हम अब्दुर्रहमान की बात कर रहे हैं जिसे मैंने कैलिस में खो दिया। बेबसी से इसने कहना चाहा। बहारे कभी आयशे को देखती, कभी स्क्रीन को। अब्दुर्रहमान कैलिस में क्या कर रहा था? तुम जानती हो वो क्या कह रहा था। तुमने सिक्योरिटी को बताया इसके क्रॉसिंग का। हया, वो कैलिस में नहीं था। इसे अनकरा से जर्मनी जाना था। वो कैलिस क्यों गया? तुम जानती हो वो कैलिस में था आयशे, तुम्हें बहारे ने बताया था। मुझे मालूम है। जज्बात की शिद्दत ने इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। बहारे कुल, तुम जानती थी? आयशे बेयकीनी से अपनी बहन को देखा। वो बेसाख्ता सहम कर पीछे हुई। मैंने कुछ नहीं किया। सब मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? इसकी आंखें डबडबा गई। वो मंगल की रात बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा था। क्या ये तुम्हें बहारे ने नहीं बताया? वो बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा था। नहीं हया, ये नहीं हो सकता। आयशे अभी तक दम बखुद थी। मैंने इसके बारे में तो किसी को नहीं कहा। मैंने तो नस्वा फखरी के बारे में बताया था सिक्योरिटी को। इसने बॉर्डर क्रॉस करना था मंगल और पीर के दरमियानी शब। वो जहान था आयशे, तुमने कॉल ही क्यों की सिक्योरिटी को? वो दबी दबी चलाई थी। इस रात के जख्म, बॉर्डर की बो रोशनी के गोले, सब फिर से ताज़ा हो गया था, क्योंकि मुझे अब्दुर्रहमान ने ऐसा करने को कहा था। वो बेबसी से बोली थी। बहारे ने तायद में सर हिलाया। मेरी बहन सच कह रही है। मैंने इसकी बातें सुनी थी चर्च में। और हया को लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। आयशे, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। आने के पुकारने पे वो चौंकी। गोद में रखा मोबाइल जाने कब से बज रहा था। बहारे नंबर पे लिखा नाम बहुत मोहब्बत से लेकर इसने आने को बताया था और सब्ज़ बटन दबाकर फ़ोन कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम, इसने मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ईरान से हज़ारों किलोमीटर दूर वो अहला आवारी के चर्च में खड़ा बहारे के फ़ोन को कान से लगाए कह रहा था। साथ ही इसने पलट कर देखा। चर्च के खुले दरवाजे से बैरूनी सीढ़ियाँ नज़र आ रही थीं जो पहाड़ के नीचे तक जाती थी। हया अभी नमाज पढ़कर नहीं आई थी और बहारे के पर्स से फ़ोन निकाल कर इसने इसे तस्वीरें खींचने चर्च की ऊपरी मंजिल पर भेजा था। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुर्की वाले कैसे हैं? इसकी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हो गई। तमानियत के सारे रंग आंखों में उतर आए थे। बहुत दिन बाद इसने अब्दुर्रहमान की आवाज़ सुनी थी। आयशा, याद है तुमने कहा था तुम मुझे एक फेवर दोगी? वो चर्च की चौखट में खड़ा सीढ़ियों को देख रहा था। हया के आने से पहले पहले इसे बात ख़त्म करना थी। हाँ बताओ, क्या हुआ? तुम तुर्की के सबसे बड़े बॉर्डर के बारे में क्या जानती हो? कौन सा बॉर्डर? तुर्की और शाम का।
हाँ, इस बॉर्डर को एक कौमी मुजरम इस मंगल की रात क्रॉस करेगा, गैर कानूनी तौर पे। ऐसे में तुम्हें कुछ करना है। चंद लम्हे खामोशी के बाद वो गालिबन किसी और जगह आ गई थी। हाँ कहो फिर, मैं सुन रही हूँ। तुर्की का तुम पे फ़र्ज़ है आयशे। अपने दिल से पूछो कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए एक मुजरम, तुर्की का एक कौमी मुजरम गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? आयशा गुल खामोश हो गई। आवाज़ मज़ीद धीमी करते हुए बोला, तुम्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को फ़ोन करना चाहिए। तुम्हें उन्हें बताना चाहिए सब कुछ, ताकि वो इसे गिरफ्तार कर सकें। मगर नहीं, आयशा गुल ये कैसे कर सकती है? आयशा गुल तो कुछ नहीं कर सकती। ज़रा ऊंचा बोलो, इतना आहिस्ता मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कोई आसपास है? वो नाराज़ होकर खफगी से बोली, जैसे आखिरी फ़िक्रे को नज़रअंदाज करना चाह रही थी। मैं नहीं चाहता कि कोई सुने। तुम ये लिख लो, कमांडर का नंबर भी। फिर वो इसे तमाम ज़रूरी बातें बताता गया और वो लिखती गई। उन्हें तुम्हारी कॉल ट्रेस करते हुए 90 सेकंड लगेंगे। तुमने 80वें सेकंड में कॉल काटनी है। तुम ये करोगी ना? तुमने मुझसे वादा किया था। और तभी इसको अपने पीछे किसी आहट का एहसास हुआ। वो तेज़ी से पलटा। अंदर चर्च की सीढ़ियों पे हरकत सी हुई थी। कोई आ गया है, बाद में कॉल करूँगा। इसका मरहबा सुनने से कबल ही वो सबक रफ्तारी से आगे आया और सीढ़ियों की ओट में छुपी बहारे गुल को कान से पकड़कर बाहर निकाला। मैं अभी आई थी। वल्ला मैंने कुछ नहीं सुना। छोटी बिल्ली बुखला गई थी, मगर वह लब बेंचे ब्रह्मी से इसे चर्च से बाहर लाया था। तो तुम मेरी बातें सुन रही थी? तुम्हें तुम्हारी बहन ने सिखाया है कि किसी की बातें छुप कर नहीं सुनते। मेरी बहन को कुछ मत कहो जो तुमने सुना है। अगर वो तुमने हया को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दबे दबे गुस्से से कह रहा था। और अगर तुमने अपनी बहन को बताया कि मैंने ये बात हया को बताने से मना किया है, तो मैं वाकई बहुत बुरा पेश आऊँगा। सीढ़ियों पर टिक टिक की आवाज़ गूंजने लगी और ऊपर आ रही थी। जहान ने बहारे को मोबाइल वापस किया तो इसने जल्दी से अपने पर्स में डाल लिया। और तुमने मेरी बात ना मानी बहारे, मैंने कुछ नहीं सुना। वो हंसी हो गई। तब तक हया ऊपर पहुंच चुकी थी। इसने ये सब कहा। वो बेयकीनी से स्क्रीन पे नज़र आती आयशा और बहारे को देख रही थी। हाँ मेरी बहन, सच कह रही हूँ, मैंने खुद सुना था। तुमने ये सब सुना था? वो समझती रही कि इसकी और जहान की बातें सुनी थी, मगर वो तो उर्दू में बात कर रहे थे। वो सुन भी लेती तो इससे क्या समझ में आता। इसने इसकी बातें नहीं सुनी थी। वो एक दफ़ा तरफ की कहानी से नतीजा अखज़ कर चुकी थी। इसने अपनी मुखबरी खुद करवाई। इसने अपने आप को खुद गिरफ्तार करवाया। मगर क्यों? इस सारे किस्से का कुछ सेंस नहीं बनता। वो हैरान थी, परेशान थी। तुम्हें कैसे पता कि वो गिरफ्तार हो गया? आयशा ने बेयकीनी से पूछा। मैंने खुद देखा था। वो हया के अल्फाज टूट गए थे। इसने क्या देखा था? हयोले, धुआं, रोशनी के हयोले, एक तरफ की कहानी। मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा था, मुझे नहीं पता। वे बेबसी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर एकदम जमाके से इसे याद आया जहान के जूतों का रुख। जब वो उठा था तो इसके जूतों का रुख बाईं जानब था, हालांकि वो सरहद की जानब मुंह किए खड़ा था। क्या वो सरहद की तरफ नहीं जा रहा था? वो बाईं जानब जा रहा था, मगर बाईं जानब क्या था? प्लीज़ तुम्हें जब भी कुछ पता चले मुझे ज़रूर बताना। अगर इसे मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगी। आयशा बहुत फिक्रमंद, बेचैन हो गई थी। हया ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। आयशा को तसल्ली देने के लिए एक लफ्ज़ भी इसके पास ना था। सरहद की वो रात, हर अकलियत की दायमी आग से उठते धुएं के मरगोले, सब कुछ एकदम से ताज़ा हो गया था। इसने दीवार पर लगे कैलेंडर की तारीखों को एक दफ़ा फिर देखा। अभी भी इसने सुर्ख पेन से आज की तारीख यानी हफ्ते का दिन काटा था। अभी मज़ीद 2 रोज़ बाकी थे, फिर मंगल था। पेन रखकर वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और आईने में खुद को देखा। डूबती उम्मीद के दरमियान इसका दिल बनने संवरने तैयार होने किसी भी चीज़ को नहीं जा रहा था। सादा सफ़ेद शलवार कमीज़ और शानों पे फैला दुपट्टा, डीलेज के जूड़े बंदे बाल और वीरान आंखें। दिल तो वहीं जैतून के दरख्तों में खो गया था। वो बाहर आई तो रहेल किचन की आज खुली दीवार के पीछे नज़र आ रहा था। इसे आते देखकर ज़रा सा मुस्कुराया। पियोगी? वो कप में कांटे से काफ़ी फेंट रहा था। वो हल्का सा नफ़ी में सर हिलाते आगे और किचन की सेंटर टेबल की कुर्सी खींच कर बैठी। और क्या हो रहा है? जहान ने कब आना है? घूम फिर कर वहीं सवाल। अच्छा है ना वो नहीं आया। सब खुश हो गए। इसे मेरे साथ देखकर खुश था ही कौन भला? वो तल्खी से बोली। अरे मैं तो खुश था, बल्कि वो आता तो मैं और भी खुश होता। खैर फूफो कह रही थी कि वो मंगल को आ जाएगा।
रोहेल पूछ रहा था या बता रहा था वो समझ ना सकी। फूफो को तो इसने खुद ही बताया था, मगर अब इसे खुद यकीन नहीं था कि वो रोहेल को क्या दिलाती। नताशा कहाँ है? इसने इधर उधर देखते हुए मौजू बदला। अंदर होगी, वैसे वलीमे के लिए अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग करती फिर रही है। अच्छा, खुश है वो पाकिस्तान आकर? हूँ, रोहेल ने काफ़ी फेंटते हुए ज़रा से शाने उचकाए। ये हाँ था या ना वो समझ नहीं सकी, और अब तो अब्बा भी जहान से खुश थे। तो पहले कौन सा वो कहते कहते रुकी। एकदम से इसे कुछ याद आया था। वो कदम जब रोहेल से इसकी बात हुई थी तब इसने कुछ बताया था। तुमने बताया था रोहेल, याद है कि अब्बा किसी वजह से जहान से खफा थे। छोड़ो हया, रहने दो, वो तो बस ऐसे ही। नहीं, मुझे बताओ। तुमने कहा था बाद में बताऊंगा। कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन जब अब्बा 1.5 साल पहले इस्तांबुल में सबिन फूफो से मिले थे तो उन्होंने किसी लड़की को जहान को ड्रॉप करते देखा था। बस इसी बात से इनके दिल में गिरा लग गई थी। मगर खैर छोड़ो, इतनी छोटी छोटी बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। और हया को तो ये बात अच्छी तरह याद थी। इसने अब्बा और ताया की बातें सुनी थी। हाँ, वो यही बात कर रहे थे, लेकिन जहान ने इसे ये बात कभी नहीं बताई, क्योंकि इसने पूछी नहीं थी। तो क्या अभी भी कुछ ऐसी बातें थी जो वो इसे नहीं बताता था? जैसे आशिक वो सब कहना। उफ। वो दोनों अभी वहीं बैठे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। हया ने आगे होकर फ़ोन उठाया। जहन में पहला ख्याल वलीद का आया था। हया, क्या तुम फारिग हो? साइमा ताई बहुत ही शीरी लहजे में बोल रही थी। यकीनन कोई काम था। जी बताइए। इरम के साथ मार्केट तक हो आओ, कुछ कमीज़ें लेनी है इसे। और अपने ताया का तुम्हें पता है कि वो अकेले जाने कहाँ देते हैं। ओके, मैं आ रही हूँ। कोई और वक्त होता तो शायद वो ना आती, लेकिन इस इरम से बात भी तो करनी थी। सो एक नहज पर पहुंचकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई। इसने कार पार्किंग एरिया में रोकी और गियर को न्यूट्रल पे किया। चाबी घुमाते हुए इरम को देखा। शलवार कमीज पे स्कार्फ लिए वो ज़रा बेचैन निगाहों से शॉपिंग प्लाजा को देख रही थी। चले? इसकी बात पे इरम चौंकी। हाँ चलें, मुझे कुछ कमीज़ें लेनी है। बल्कि ऐसा करते हैं कि इरम ज़रा तजबजब से रुकी। मुझे पिंक कलर में लान चाहिए। तुम यूँ करो, तुम शॉप के अंदर चली जाओ, जो अच्छे लगे निकलवा लेना। तुम्हारा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे कुछ ज्वेलरी भी उठानी है। मैं तब तक दूसरे प्लाजा से उठा लाऊं। तुम बैठो, मैं आती हूँ। वो जैसे सारी तमहीद तैयार करके लाई थी और अब जल्दी जल्दी लॉक खोलने लगी। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, खैर है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं यूँ क्यों थकाऊँ? बस 10 मिनट तो लगेंगे। इरम, अगर तुम्हें यूँ अकेले जाना है तो पहले अपने अब्बा से पूछ लो। इसने कहने के साथ ही अपने मोबाइल पे ताया का नंबर मिलाया और कॉल के बटन पे हाथ रख दिए, मगर दबाए बगैर स्क्रीन इरम को दिखाई। दरवाजे को खोलता इरम का हाथ ठहरा। आंखों में उलझन और फिर गुस्सा दार आया। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी लड़के से मिलने जा रही हूँ? नहीं, मुझे लगता है कि तुम वलीद से मिलने जा रही हो। इसने इरम को बगौर देखते हुए रसान से कहा। एक लम्हे के लिए इरम के चेहरे का रंग बदला। इसने थूक निकला, मगर फिर वो जी कड़ा करके बोली, और अगर जा भी रही हूँ तो क्या कर लोगी? मैं अकेली घर चली जाऊंगी और किसी को कुछ नहीं कहूँगी। फिर जब तुम तन्हा आओगी तो सबको खुद ही वजाहत देती रहना। मैं कुर्बानी का बकरा क्यों बनूँ हमेशा? मैं किसी से नहीं डरती है या मुझे तो मालूम है तुमने मेरी वो वीडियो देने की हरकत की है, और इससे पता चल गया है कि तुम्हें अल्लाह का खौफ भी नहीं है। कौन सी वीडियो? इरम ने अबरू उठाए। चेहरे का बदलता रंग गवाही दे रहा था कि यह हरकत इसी ने की थी। फ़ोन पे भले वो जितनी मजबूती से बात कर ले, सामने की बात और होती है। तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। तुमने इस तरह करते इतना भी नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी। वो दुख से इरम को देखते हुए बोली। गाड़ी के शीशे आधे खुले हुए थे। इसके बावजूद बाहर के शोर से बेनियाज दोनों एक दूसरे को देख रही थी। हया दुख से और इरम तलखी से। मेरी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। मेरी जितनी बदनामी तुमने करवानी थी करवा ली। इरम, तुम वलीद से वो वीडियो वापस ले लो। हया ने इल्तजा नहीं की थी, बस कतियत से कहा था। अच्छा, ये चाहती हो तुम? और अगर मैं ना लूँ तो? इरम के चेहरे पे कड़वी मुस्कुराहट थी। तो तुम नताइज की जिम्मेदार होगी, और अगर मैं इस शर्त पर लूँ कि अब्बा के सामने जाकर तुम कहोगी कि इस रात मैंने तुमसे ही बात की कर रही थी और वो तुम्हारा ही कोई जानने वाला था जिसने अब्बा के फ़ोन करने पर फ़ोन उठाया था। हया चंद लम्हे बहुत दुख से इसे देखती रही। यू नो व्हाट, तुम और वलीद एक जैसे हो। जब खुद फंसते हो तब भी तुम्हें अच्छा लगता है कि दूसरों को अपने इशारों पर नचा सकते हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो फिर ठीक है,
करने दो वलीद को इस वीडियो के साथ जो वो करना चाहता है। चंद लम्हे दोनों के दरमियान एक तल्ख सी खामोशी हाइल हुई। हया सोचते हुए विंडो स्क्रीन के पार देखती रही। किसी तरह इसे इरम को कन्विंस करना था कि वह वलीद से वो वीडियो ले ले, किसी भी तरह। इरम मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारा पार्ट भी है, सिर्फ तुम भी बदनाम हो जाओगी। पहली दफ़ा इरम के चेहरे पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट उभरी। आर यू श्योर हया कि इसमें मेरा पार्ट भी है? और हया सुन रह गई। इसका मतलब था कि इरम ने अपना पार्ट एडिट कर दिया था और वो इन कामों में बहुत माहिर थी। इससे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि वो ऐसा भी कर सकती थी? तो तुमने सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए ये सब कुछ किया है। इरम, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। वो जो इतनी देर से सपाट लहजे में बात कर रही थी, अब इसकी आवाज़ में शदीद सदमा दर आया था। हाँ करती हूँ, और मुझे तुम्हारे इस बुरके से भी सख्त नफरत है। हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे अब्बा की बातें सुनना पड़ती थी। इरम एकदम फट पड़ी। जब रोहेल भाई अमेरिका गए और तुम यूनिवर्सिटी से, तुम एकदम मॉडर्न बन गई। अब्बा तुम्हें कुछ नहीं कह सकते थे, सो उन्होंने मुझ पर रोक टोक ज़्यादा कर दी, कहीं मैं तुम्हारे जैसी न बन जाऊं। तुम्हारी वजह से मुझ पे सख्तियाँ बढ़ी हैं और मैं तंग आ गई हूँ इस ज़बरदस्ती के स्काफ से। मेरा बस चले तो मैं इस शहर की सारी स्काफ शॉप्स को आग लगा दो। नहीं करना मुझे स्काफ। क्यों करते हैं अब्बा इतनी सख्त? वो एकदम रोने लगी थी। तो फिर क्या करें? वो सख्ती ना करे तो क्या अपनी बेटियों को खुला छोड़ दें कि जो मर्जी करो? ऐसा नहीं हो सकता इरम। हम ठीक हैं, इसको जहन साजी भी करनी चाहिए और स्काफ के लिए पहले कन्वेंस करना चाहिए। मगर इरम, इनकी नीयत तो हमेशा अच्छी थी ना? इसने समझाने की कोशिश की। इरम के आंसुओं से इसका दिल ज़रा पिघला था। तुम्हें ज़्यादा अब्बा की वकालत करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी तो ठीक है, चलो घर, मुझे नहीं जाना कहीं। वो आंसू पूछती एकदम बहुत तल्खी से कहती सीधी हुई। हया ने अफसोस से इसे देखा। दिल में जो नरम गोशा बनने लगा था वो फ़ौरन मिट गया। आखिर वो भूल भी कैसे सकती थी कि इरम ने वलीद को वह वीडियो दे दी थी। इतना बड़ा धोखा इसने हया के साथ किया था। इसने अफसोस से सर झटका और चाबी घुमाई। कार के इंजन में हरारत पैदा हुई। इरम बेगी निगाहों से शीशे के पार देख रही थी। इसे अब भी अपनी ही फिक्र थी, अपना स्काफ, अपने अब्बा की सख्तियाँ, अपनी मजबूरियाँ। इसे अब भी हया की या इसकी वीडियो की कोई फिक्र नहीं थी। मंगल आया, सुबह हुई, दोपहर चढ़ी, शाम उतरी और रात छा गई। वो नहीं आया। बुध भी गुजर गया और जुमेरात को ज़ाहद चाचा की बेटी महविश पाकिस्तान आ गई। मगर वो शदीद क्राइसिस में थी। ज़ाहद चाचा और आबदा चाची ने किसी को नहीं बताया, मगर साइमा ताई को अपने किसी जरिए से पता लग ही गया। महविश का शोहर इससे अगली फ़्लाइट में आ रहा था, मगर इमिग्रेशन के किसी चक्कर में फंस गया और ऐन वक्त पर गिरफ्तार कर लिया गया। महविश की फ़्लाइट चूँकि एक रोज़ कबल की थी, सो वो इस वक्त पाकिस्तान आ चुकी थी। और फिर खबर मिलते ही ताया फरकान और इनकी फैमिली समेत सब ही आबदा चची की तरफ इकट्ठे हो गए थे। ड्राइंग हॉल और ड्राइंग रूम के दरमियान जालीदार पर्दा गिरा था। इसके पार सोफ़ों पर सब बड़े बैठे थे। लड़के वगैरह भी इकट्ठे हो गए थे। सो वो बाहर लान में थे। अब तो हया की वजह से लड़कियों की तरफ आने से भी झिझकते थे। नताशा और रहेल अलबत्ता सोफ़ों पे ही बैठे थे। अफान के माँ बाप क्या कहते हैं? ताया अब्बा पूछ रहे थे। इनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जवाब में आबदा चाची बुरे दिल से कुछ बता रही थी। इनको यकीनन सबका यूं अफसोस के लिए आना अच्छा नहीं लग रहा था। आजकल के लड़के भी पता नहीं किन चक्रों में होते हैं, साइमा ताई ने हमदर्दी से कहा था। महफिश ने दबे दबे गुस्से से जालीदार पर्दे को देखा। वो एकदम उठकर अंदर चली गई। सोनिया ने अफसरदगी से इसे जाते देखा। क्या किया जा सकता है, बस अल्लाह खैर करे, इसे वापस पहुंचा दे। फूफो ने धीरे से कहा। उन्हें भी साइमा ताई का यूं इसरार से सबको अफसोस के लिए इधर आना अच्छा नहीं लगा था। जहान की क्या खबर है सबीन? मंगल तो गुजर गई, इसका कोई अता पता भी है कि नहीं? साइमा ताई का फूफो को टोकना बुरा लगा। तोपों का रुख अफान से जहान की तरफ कर दिया। हया चौंक कर आधे हटे पर्दे को देखने लगी। आ जाएगा भाभी, किसी मसले में होगा तभी देर हो गई। फूफो की आवाज़ मजीद धीमी हो गई। तुम भी अपने बेटे पे नज़र रखा करो सबीन, ताया अब्बा ने इसी अंदाज में कहा जिसमें वो अफान की बात कर रहे थे। पता नहीं वो भी किसी ठीक काम में है या अपने बाप के जनाजे पर भी तो नहीं आया था ना। जहान का यहाँ क्या जिक्र भाई? फूफो के लहजे में दबा दबा सा शिकवा था। हया ने मेज़ को कोना सख्ती से पकड़ा। पेशानी के रगे पंच गई। अंदर एक अबाल सा उठा था। अफान का भी तो हमें मालूम नहीं था। यहाँ शायद किसी का भरोसा नहीं।
ताया अब्बा ने फुफ्फो की बात सुने बगैर तबसरा किया। हया के अंदर का बाल बस किसी लावे की तरह फट पड़ने को तैयार था। बमुश्किल वो जब्त करके लब पेंचे बैठी रही। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। हया ने मुड़कर देखा। जालीदार पर्दे के पास फुफ्फो जरा खफकी से कहती नजर आ रही थी। इसने साइमा ताई और आबदा चाची के चेहरों के माने खेज तासरात देखे और फिर अब्बा को देखा, वो जो खामोशी से फुफ्फो को देख रहे थे। सच कहूँ तो सबीन, मुझे तुम्हारे बेटे के काम मशकूक से लगते हैं। कभी कहता है रेस्टोरेंट है, कभी कहता है जॉब से छुट्टी नहीं मिली। बेहतर होगा तुम इस पे चेक कर रखा करो ताकि कल कलां कोई बड़ा नुकसान न उठाना पड़े। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो काम क्या करता है। और ताया किस बात पे इसे लगा कि इसकी बर्दाश्त ख़त्म होगी। बस बहुत हो गया, अब मज़ीद वो नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। ये ठीक था कि इसे राज रखने आते थे, मगर इसे बहुत ज़्यादा राज रखने चाहिए थे जिनके रखने का कोई फ़ायदा हो। अब मज़ीद नहीं। जो तेज़ी से उठी और जालीदार पर्दा उठाकर ड्राइंग रूम के दरवाजे पे आई। इसके यूं आने पे सब इसे मुड़कर देखा था। क्या आप जानते हैं ताया अब्बा कि वो क्या काम करता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं। हाँ, ये ठीक है कि वो बड़े थे और इनसे अदब से बात करनी थी, मगर वो अपने लहजे में पहना गुस्से को जब्त किए जब बोली तो इसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी। ताया अब्बा ने कदरे हैरानी कदरे रहमी से इसे देखा और फिर सलमान साहब और फातिमा को कि जैसे कह रही हूँ कि इनकी बेटी को क्या हो गया है। शायद आप नहीं जानते, ठहरे मैं आपको बताती हूँ। वो इसी अंदाज में ऊंची आवाज़ में बोली। जहान अभी इसलिए नहीं आ सका क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल असाइनमेंट में फंसा हुआ है। आप तो ये भी नहीं जानते होंगे कि वो हमारी एजेंसी का एक एजेंट है, एक बहुत काबिल आर्मी ऑफिसर। ये बात कि जब वो फारिग हुई तो इसने बारी बारी सबके चेहरों को देखा। ताया अब्बा, साइमा ताई, जाहद चचा, आबदा चची सब हैरान सी नज़रों से इसे देख रहे थे, जैसे उन्हें समझ ना आया हो कि इसने क्या कहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसके अल्फाज इनके जहनों में ठहरने लगे और इनके मानी इनके सामने अयां होने लगे। आर्मी ऑफिसर, एजेंट। ताया फरकान ने पहले हैरान नज़रों से इसे देखा, जो अपनी बात पूरी कर चुकने के बाद ज़रा पुरसुकून सी चौखट पे खड़ी थी। फिर सबीन फुफ्फो को देखा जो खामोशी से सोफे पे बैठी थी, मगर इनकी आंखों का सुकून इस बात का गमाज था कि उन्हें हया की इस बात से खुशी हुई है। ज़रूरी तो नहीं था कि सब कुछ जहान आके बताता। उन्हें शायद जहान ने मना कर रखा था, सो उन्होंने बेटे का मान भी रखा, लेकिन हया के इस अमल से जैसे उन्हें ढेरों सुकून मिल गया था। वो हमारी एजेंसी के लिए काम करता है। साइमा ताई शॉक्ड सी बोली। क्या वो आर्मी ऑफिसर है? वाकई? जी ताई, ये सच है। वो सीने पे हाथ लपेटे बहुत एतमाद से कह रही थी। हर दफ़ा इंसान को अपने लिए जंग नहीं लड़नी होती, कई दफ़ा दूसरों के लिए भी लड़नी पड़ती है, और वो इस वक्त वहीं कर रही थी। इसने अरसा ये बात अपने तक रखी, अब आप लोगों को नहीं बताई। इसलिए नहीं कि वो आपको अपना नहीं समझता था। हाँ ठीक है, इसकी जॉब की नौयत ऐसी थी कि इसे अपनी शनाख्त छुपा के रखनी थी, लेकिन वो चाहता तो बता सकता था, जैसे फूफो को हमेशा से पता था, जैसे बहुत से दूसरों को मालूम था, लेकिन इसने आप लोगों को नहीं बताया। इसने लोगों कहते हुए फरकान ताया को देखा। बहुत फ़ख्र से कहा था किसी गद्दार के बेटे को फ़ौज में कमीशन नहीं मिल सकता। हालांकि ऐसा नहीं होता ताया अब्बा, कितने ही गद्दार के बेटे भतीजे आज भी फ़ौज में काम कर रहे हैं और बहुत दयानदारी और महब्बे वतनी से कर रहे हैं। इसलिए जब इसको जॉब मिल गई तो इसने आपको नहीं बताया कि आपका मान ना टूटे, ताकि आपके फ़ख्र को ठेस ना पहुँचे। वो जानती थी कि वो काफ़ी ज़्यादा बोल रही है, बड़ों के सामने इतना नहीं बोलना चाहिए, मगर बात करते हुए भी वो तहजीब और तमीज़ की हद से आगे नहीं बढ़ी थी। अलबत्ता इसकी आवाज़ ज़रा ऊंची थी। बाज़ दफ़ा इंसानों के खुद गर्ज मजमे को अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ा सा बदतमीज़ और लाउड होना पड़ता है। ड्राइंग रूम में इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरती तो गूंज पैदा होती। फरकान ताया के चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हुआ है। नताशा और हेल से धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी और वो जवाब में कुछ बता रहा था। नताशा इसकी बात सुनकर ज़रा सा मुस्कुराई और फातिहाना निगाहों से इसे देखा और कहा। ड्राइंग रूम में मौजूद वो वाहिद थी जिसे इस खबर ने महजूज किया था। क्या करता है वो आर्मी में? क्या रैंक है इसका? जाहद चचा पहले थे जिन्होंने सवाल किया। शायद इनके जहन ने इस बात को कबूल कर लिया था। मेजर है। इससे पहले कि वो जवाब देते, जवाब किसी और ने दिया था, ना इसने ना फुफ्फो ने। हया बेख्तियार चौंकी। सलमान साहब। अब हैरान की बारी इनकी थी। इसके लब ज़रा से खुल गए और आंखों की पुतलियां फैल गई। अब्बा को पता था? अब्बा को कब पता था?
इसने फुफ्फो की तरफ देखा और हैरान हुई थी। क्या तुम्हें मालूम था? ताया फरकान को झटका लगा। जी, काफ़ी अरसे से पता था, उन्होंने कहते हुए हया को देखा। जैसे कह रही हूँ कि तुम वो वाहिद नहीं हो जिसे बात मालूम थी। मैं इस शहर में रहता हूँ, मेरे अपने भी सोर्सेज हैं, मुझे काफ़ी अरसे से पता था। मुझे इस बात पे इसी बात का गुस्सा था कि क्या था जो हमें बता देता। हम इसके अपने थे, दुश्मन तो नहीं थे। हया ने बेख्तियार रोहेल की तरफ देखा। रोहेल ने सर इस बात में हिलाया। तो यही बात थी जिसलिए अब्बा इससे बरगुज़िश्ता रहते थे। वो लड़की वाला मामला नहीं था, वो ये बात थी। रोहेल को भी पता था, अब्बा को भी पता था। नताशा को शक था, बस एक वही बेवकूफ़ थी जो 3 महीने से इसकी पहेलियाँ ढूंढ नहीं सकी थी। काश वो इन सब से पहले बूझ लेती। हैरत है, ताया फरकान बमुश्किल कह पाए। वो अभी तक बेयकीन थे। इसे कभी तो चाहिए था कि वो हमें बता दे। मुझे पता नहीं, वो बताना चाहता था, मगर इसकी जाब की कुछ मजबूरियां थी कि वो नहीं बता सका। आप तो जानते हैं कि ऐसी जाब में मुश्किल हो जाती है। बहरहाल इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। सबीन फुफ्फो ने बहुत सुकून से कहा था। इसके चेहरे से जाहिर नहीं होता था, मगर वो मुतमईन थी, बहुत मुतमईन। तुम्हें किसने बताया? फातिमा अभी तक हैरान थी। कभी इसे देखती, कभी सलमान साहब को। वो समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें इस बात पर खुश होना चाहिए या नहीं। जहान ने इसे मुझे ही बताना चाहिए था ना, इसने शाने अचकाते हुए जवाब दिया। बस वो एक जवाब हर जवाब पर बारी हो गया। साइमा ताई, आमना चची, मानी खेज निगाहों, तंज ताने नश्तरों, हर बात का जवाब मिल गया। वो वापस पलटी तो देखा ड्राइंग रूम में मौजूद लड़कियां इसे शशंद हैरान निगाहों से देख रही थी। हाँ, खबर बड़ी थी, मगर जल्द ही सब इसे कबूल कर लेंगे। अगर वो आया तो पता नहीं सब इसके साथ कैसा सलूक करेंगे, मगर वो आए तो सही। कब आएगा? वो जानती थी वो जहाँ भी होगा, जिस जंग में भी होगा, अकेला नहीं होगा, वो इसके साथ होगी। वो अपने कमरे में लैपटॉप के आगे बैठी तुर्की की तस्वीरें देख रही थी जब इसका मोबाइल बजा। स्क्रीन को देखते हुए इसने फ़ोन उठाया और नंबर देखते हुए जैसे इसके अंदर तक कड़वाहट घुल गई। वलीद जाने ये कब इसकी जान छोड़ेगा। चंद लम्हे वो जलती बुझती स्क्रीन को देखती रही। उठाए या नहीं, मगर इस आदमी से कुछ बैद नहीं था, उठाना ही पड़ेगा। इसने सब्ज बटन दबा के फ़ोन कान से लगाया। हेलो, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, क्या तुम 5 मिनट में बाहर आ सकती हो? इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दबाया हो। क्या? तुमने इधर क्या करने आए हो? वो हैरान परेशान सी खड़ी थी, फिर कमरे से बाहर निकली। वो बैरानी दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो आर्किटेक्ट वाला मामला अभी तक हल नहीं हुआ। मैं जानता हूँ तुम इसे हल करवाओगी। मैं इस दिन पिज़्ज़ा हट में वेट करता रहा, मगर तुम नहीं आई, और अब मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है जब तुम्हें मेरी बात संजीदगी से सुनना चाहिए। और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं नहीं आऊँगी। तो मुझे क्या समझते हो? तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हारी गिदड़ बबुक्तियों से डर जाऊँगी? ग्रो अवलीद लहजे में सख्ती रखे हुए तेज से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। इसने टेरेस का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से बाहर आई। मैंने फ़ोन तुम्हारी ये सब बातें सुनने के लिए नहीं किया। तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बस 5 मिनट। ओके। कॉल काट दी गई। इसने शौक दरवाज़ा अंदाज में फ़ोन बंद फ़ोन को देखा और फिर तेज़ी से आगे आई। छत के कोने में पड़े एक झूले को पीछे से इसने मंडेर से झांका। बाहर रात स्याह थी। स्ट्रीट पोल जल रहे थे। घर के गेट से ज़रा दूर वलीद की स्याह कार खड़ी थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखे मुंतज़िर साइन के गेट की तरफ देख रहा था। हया के अंदर तूफान सा उठने लगा। बेबसी थी और गुस्सा भी था। यह आदमी किसी तरह इसका पीछा छोड़ने को तैयार ना था। पता नहीं कुछ लोगों को अल्लाह का खौफ भी नहीं होता। किसी की कमज़ोरी हाथ लगने पे खुद को खुदा क्यों समझ बैठते हैं, मगर नहीं, ऐसे खुदाओं से ब्लैकमेलरों से निपटना इसे अच्छी तरह आता था। वो मुड़ी और टेरेस पर रखे इन मसनूई पौधों की तरफ आई जो बड़े बड़े गमलों में रखे थे। गमले बड़े थे, इसलिए टहनियों को खड़ा रखने के लिए उन्हें मिट्टी के बजाय छोटे छोटे पत्थरों से भरा गया था। इसने एक वजनी पत्थर उठाया और वापस मंडेर तक आई। वलीद अभी तक मुंतज़िर निगाहों से इसके गेट की तरफ देख रहा था। जैसे इसका ख्याल था इसकी ब्लैकमेलिंग में आकर वो अभी गेट से दिखाई देगी और एक दफ़ा फिर इसकी गाड़ी में बैठ जाएगी। मोमन एक सराख से 2 बार नहीं डसा जाता। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी कि इसकी ब्लैकमेलिंग की वजह से इसके साथ बैठ जाती।
और वो रोती होंगी कमज़ोर लड़कियां जो ब्लैकमेलिंग से डर जाती होंगी। अगर इसने जन्नत के पत्ते थामे थे तो अल्लाह इसे रस्वा नहीं करेगा। ये वादा इससे जहान ने किया था, मगर जहान तो इस वक्त नहीं था जो अपना वादा निभा सकता। इसे खुद ही कुछ करना था। इसने एक नज़र साथ में पड़े पत्थर को देखा और एक नज़र नीचे खड़े गाड़ी के। लम्हे भर के लिए सारी बातें उमड़ कर इसके जहन पर छा गई। वलीद की ब्लैकमेलिंग, इसकी बदतमीजियाँ, इसकी हरकत जिसने अजियत में मुब्तला कर रखा था। फिर इसने वजनी पत्थर खींच कर इसकी गाड़ी पर मारा। अंदाज़ा इसने विंडो स्क्रीन का किया था, मगर वह बोनट पर लग गया। नीचे अगर वलीद ने चौंक कर इधर उधर देखा और इससे पीछे कि वह गर्दन ऊपर करता है या पीछे हुई थी ताकि वह इसके सामने आने से डरती थी। बस इसने स्कार्फ नहीं ले रखा था। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आ रही और टायरों की रगड़। हया ने हैरत से मंडेर के सुराख से नीचे देखा। वलीद की गाड़ी दूर जाती दिखाई दे रही थी। इतना बुज़दिल निकला वो, बस एक पत्थर से डर गया। इसको वाकई हैरत हुई थी, या शायद ब्लैकमेलर इतना ही कमज़ोर, बुज़दिल और घटिया होता है। तनफ़्फ़ुस और हवास को काबू करती वो वापस आई। कमरे में आकर इसने लैपटॉप पर लगी तस्वीरें बंद कर दी। दिल इतना अचाट हो गया था कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। वो बदनीयत आदमी पता नहीं कब तक इसका पीछा छोड़ेगा। क्या सारी ज़िंदगी वो ऐसे ही करता रहेगा? वो कब तक पत्थर मार मार कर बक जक अपने से दूर रखेगी? किसी दिन अगर इसके घर पहुंच गया तो वो सीडी अब्बा या ताया और इसको दे दी तो फिर नताइज क्या निकलेंगे? अपनी इज्जत मकाम खो देगी। वलीद के हाथ से मिलने वाली सीडी सब खराब कर देगी। इरम और वलीद, इन दोनों को अल्लाह का कोई खौफ नहीं था। वो बेदिली से बेड पर आकर बैठ गई। समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करे। बाहर लाउंज में अम्मा और फुफ्फो के साथ बैठने को भी दिल नहीं कर रहा था। फुफ्फो तो वैसे भी इन दिनों सबके सवालों के जवाब दे रही थी। जहान ने क्या, कब और कैसे जो कुछ हो गया, ऐसे इन चीज़ों से दिलचस्पी नहीं थी। वो तो अपनी तरफ से बम फोड़कर फारग हो चुकी थी। आगे फुफ्फो जाने और इनका बेटा। जब दिल ज़्यादा उदास हुआ तो वज़ू करके आ गई और कुरान खोल कर बैठ गई। इसने जहान से वादा किया था कि वो रोज़ कुरान पढ़ेगी, मगर अभी तक नहीं पढ़ सकी। अब वो पढ़ेगी, मगर जहान से कहाँ से शुरू करे? बहरहाल इसने सूरत नूर निकाली। ये वो सूरत थी जिसने हर चीज़ शुरू की थी, जिसने इसे एक और दुनिया में पहुंचाया था। अब इसे एक बार फिर इसे पढ़ना था। हाँ, आयशा कहती थी कुरान में हर चीज़ का जवाब होता है, हर दुख का मदावा, इधर परेशानी की तसल्ली, हर फिक्र का हल। वो सूरत नूर पढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता दिल पे छाई तंगी कुरान पे लिखे हरूफ से कम होने लगी। स्याह हरूफ, इसका स्याह मोती जो रुमाल में रखा था और साथ कंकर भी। इसके दिल में दूसरे ख्याल आने लगे। इसने सर झटका, आयात पे तवज्जो दी। वो लोग जो तुम में से ईमान लाने वाले हैं और उन्होंने अच्छे काम किए, अल्लाह ने इनसे वादा किया है कि इनको ज़रूर ज़मीन पर जानशीनी मुकर्रर करेगा, जैसा कि इनसे पहलों को मुकर्रर किया, और इनके लिए जिस दीन को पसंद किया है इसे ज़रूर मुस्तहकम करेगा और इनके खौफ ज़रूर अमन में बदलेगा। बस शर्त यह है कि वो मेरी इबादत करते रहें और मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। लम्हे भर को कमरे में रोशनी भर गई। सोने के पतंगे से हर सू गिरने लगे। नूर था ऊपर नूर के। वो अल्फाज बहुत ही खूबसूरत और पुरुमीद थे। क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? क्या वाकई इसे अपने दीन की सब बातें नसीब हो सकेगी? कभी कभी कुरान की बातें इतनी पुरुमीद दिखाई देती हैं कि अपनी नाउमीद ज़िंदगी से रिलेट करना इसे मुश्किल लगता था। मगर मरियम खानम ने कहा था कि यकीन से मांगें तो ज़रूर मिलता है। एक दफ़ा इन आयात पर यकीन करके तो देखे, कौन जाने। इसने कुरान बंद करके आराम से बुक शेल्फ पे रखा और आंखों पे बाजू रखे लेट गई। अभी वो सिर्फ सोना चाहती थी। थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। सुबह वह उठी तो पहला ख्याल इन आयात का आया। हाँ, कमरे में अब सिर्फ सूरज की रोशनी थी। वह सुबह की ठंडी हवा, रात वाली रोशनी अब इधर नहीं थी। इंसान इसी ख्याल के साथ उठता है जिसके साथ वो सोया होता है। शायद इसीलिए इंसान जिस अमान के साथ मरेगा इसी के साथ उठाया जाएगा। दरमियान का दुरानिया बेमानी था। वो बाल समेटती बाहर आई। सारा घर अभी भी सो रहा था। लाउंज और किचन के बीच अध खुली दीवार से नूर बानो काम करते हुए नजर आ रही थी। पसे मंजर में कोई मानूस गैर मानूस सी आवाज़ आ रही थी। नूर बानो, नाश्ता। मैंने नताशा बीबी के लिए मैंगो स्लश बनाया था, आप पियेंगी? वो सर हिलाते हुए आगे आई, काउंटर से गिलास उठाया और स्लश वाले जग को इसमें अंडेला। कोई
कुटी हुई बर्फ़ और जूस की धार इसमें गिरने लगी। फिर वो पास रखी कुर्सी पे बैठी और गिलास लबों तक ले जाते हुए यूं ही सर उठाया। गोल दायरे में घूमती हुई कांच और लकड़ी के टकराने की मध्यम आवाज़, कांच की गुलाब की पंखड़ियों और सिल्वर रॉड। लबू तक जाता हुआ गिलास फौरन नीचे आया था। आंखों की पुतलियां बेयकीनी से फैली। लाउंज और किचन के